पॉलिटी के अंदर शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम आज बात करेंगे राजद्रोह कानून की। राजद्रोह कानून क्या होता है, ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता और 6 वरिष्ठ पत्रकारों को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। और प्रमुख बिंदुओं में हम बात करेंगे कि राजद्रोह कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था और उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। इस कानून का मसौदा मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में आईपीसी 1860 लागू करने के दौरान भी इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया था। सर जेम्स स्टीफन को वर्ष 1870 में स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का दमन करने के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता हुई, अतः उन्होंने धारा 124 ए को आईपीसी 1870 के अंतर्गत शामिल किया गया। यह उस समय उत्पन्न किसी भी प्रकार के असंतोष को दबाने हेतु लागू कई कठोर या सख्त कानूनों में से एक थी। वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति क्या है। यह आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह एक अपराध है। राजद्रोह से जुड़े चर्चित मुद्दे। महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897। शायद इतिहास में राजद्रोह के सबसे प्रसिद्ध मामले औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ही रहे हैं और भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक पर 2 बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वप्रथम 1897 में जब उनके एक भाषण में ने कथित तौर पर अन्य लोगों को हिंसक व्यवहार के लिए उकसाया और जिसके परिणाम स्वरूप दो अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वर्ष 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा था। नंबर दूसरा, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962। यह मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के मध्य के अंतर को भी स्पष्ट किया था। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा। नंबर तीसरा, असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012। विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी को अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। वो वर्ष 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके कई सहयोगियों का मानना था कि असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह का आरोप भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण ही लगाया गया है। वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति क्या है। वर्तमान में यह आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह एक अपराध है। आईपीसी की धारा 124 क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के अनुसार राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून में राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित या संकेतक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया गया है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती हैं। हालांकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। राजद्रोह के लिए दंड क्या है, ये बताएंगे।
राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होगा और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत में पेश होना होगा। राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा है? अभी हमने कुछ मुद्दों की बात की थी, अब उनको बारे में और थोड़ा देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1950 में ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामलों में दिए गए अपने निर्णय में देशद्रोह पर प्रकाश डाला गया था। इस मामले में न्यायालय ने माना कि वे कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस आधार पर प्रतिबंधित करते हैं कि उनके कारण सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो रही है, असंवैधानिक ही होंगे। न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का अर्थ राज्य की नींव को खतरे में डालना या विधि द्वारा स्थापित सत्ता को चुनौती देना होगा। इस प्रकार इन निर्णयों ने प्रथम संविधान संशोधन का आधार निर्मित किया, जहां अनुच्छेद 19(2) को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से दोबारा संशोधित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124(a) की संवैधानिकता पर अपना निर्णय दिया था कि इसमें देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इससे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिए उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया था। देशद्रोह की परिभाषा से सरकार की आलोचना करने वाले प्रभावशाली भाषणों, असरदार शब्दों को बाहर कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में उन नारेबाजियों की घटनाओं को देशद्रोह की श्रेणी से बाहर कर दिया जिनके विरुद्ध सार्वजनिक प्रतिक्रिया न व्यक्त की गई हो। अब बताते हैं कि धारा 124(a) के समर्थन में तर्क क्या हैं। आईपीसी की धारा 124 राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में उपयोगी है। यह धारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयास से बचाती है। विदित है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है। यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्यवाही सही है, तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, अतः इससे निपटने के लिए यह कानून आवश्यक है। ऐसे में धारा 124(a) का उपयोग केवल कुछ मामलों में गलत बताकर इसे समाप्त करना सही नहीं होगा। धारा 124(a) के विरुद्ध क्या तर्क हैं? धारा 124(a) औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है जो एक लोकतांत्रिक देश में अनुपयुक्त है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी में बाधा डालता है। एक जीवित लोकतंत्र में सरकार से असहमति और उसकी आलोचना परिपक्व सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं और इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने और शासकों को बदलने का अधिकार इसका आधारभूत तत्व होता है। अंग्रेजों ने स्वयं ही अपने देश में भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाए इस कानून को खत्म कर दिया है, अतः भारत में इस कानून को बनाए रखने का पर्याप्त कारण नहीं है। धारा 124(a) के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जैसे कि असंतोष, डिसअफेक्शन अस्पष्ट है। जांच करने वाले अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार इसकी व्याख्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना या सरकार को हिंसा तथा अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने की कोशिश करना पर्याप्त कारण है। इसके लिए धारा 124(a) की कोई आवश्यकता नहीं है। राजद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। इस धारा के कार्यान्वयन में विस्तृत और केंद्रित निर्णय अंतर्निहित होता है।
जिसके कारण इसका दुरुपयोग होता है। भारत ने वर्ष 1979 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम की पुष्टि की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। अतः देशद्रोह का मनमाना आरोप भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध है। आगे की क्या राहें हैं ये बताते हैं। आगे क्या करना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। अतः उन अभिव्यक्तियों या विचारों को जो सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है को देश विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। धारा 124 का दुरुपयोग भाषण की स्वतंत्रता को रोकने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ मामले में कहा था कि इस कानून के तहत लगाए गए अभियोग के दुरुपयोग की जांच की जा सकती है। अतः इस धारा की आवश्यकता को बदलते हुए तथ्यों तथा परिस्थितियों में पुनः जांचने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग भाषण की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को सुनिश्चित करने और पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए करना चाहिए। देशद्रोह की परिभाषा को सीमित किया जाना चाहिए, जिसमें भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ देश की संप्रभुता इससे संबंधित मुद्दे भी शामिल हों। देशद्रोह शब्द को परिभाषित करना बेहद जटिल कार्य है, अतः इसे सावधानी के साथ लागू करने की ज़रूरत है। यह एक तोप की तरह है जिसे चूहे को शूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन तोपों को एक निवारक के रूप में शस्त्रागार में होना भी चाहिए। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।